In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher, Umar Manzoor, and I am going to start NMDCAT lecture number 1. Students, this lecture is related to the unit electrostatics. तो आइए start करते हैं. जी स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो कंटेंट्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो कंटेंट्स हमारे पास हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे कूलॉम्स लॉ, उससे रिलेटेड एंटीटेस्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ये डिस्कस करेंगे. और लास्ट में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. और बिल्कुल आखिर पे लेक्चर के डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज और कुछ पास पेपर रिलेटेड एमसीक्यूज. तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कूलॉम्स लॉ. और कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसकी डेफिनेशन क्या है और बेसिक्स क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड. तो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इट इज स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी है और चूंकि स्टैटिक्स का वर्ड यहाँ पे आ रहा है तो इससे मुराद क्या है, ऐसे चार्जेस होंगे जो रेस्ट की स्टेट में होंगे और उनके दरमियान क्या डिस्कस करेंगे, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस. चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और रिलेटेड रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो भी होंगी उनसे पॉसिबल वो डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अम्ब्रेला के अंडर. अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ. ये हमारे पास बड़ा एक बेसिक सा एमसीक्यू है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. अब इसको जरा यहाँ पे समझ लेते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस जो है वो प्राइमरीली किस वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक की वजह से या के न्यूक्लियर की वजह से. अब स्टूडेंट्स हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज की कंपोजिशन से मिलकर बना है. अगर हम स्मॉलर माइक्रो लेवल पे जाएं तो हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन या यूं कह लें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इट इज सम ऑफ द सो मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाके देखें तो एटॉमिक लेवल के ऊपर अगर एक एटम के अंदर देखें तो एक एटम का एग्जिस्टेंस जो है वो किस वजह से हो रहा होता है. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अब जब हम बात करते हैं एटम के एग्जिस्टेंस की किस फोर्स की वजह से है, तो एटम का एग्जिस्टेंस जरा सुन लीजिएगा किस फोर्स की वजह से है. हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज. दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की फोर्स एग्जिस्ट करती है या इलेक्ट्रिक, यहाँ पे बेटर वर्डिंग होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स है और कौन से वाली एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स एग्जिस्ट कर रही है. इसी फोर्स की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस की ग्रिप से आजाद नहीं होते. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटॉमिक लेवल पे बात करें तो एटम का एग्जिस्टेंस जो है वो प्राइमरीली किस वजह से हो रहा होता है. ऑल्दो इसके अंदर अदर फोर्सेस एटम के एग्जिस्टेंस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन एटम के एग्जिस्टेंस में वन ऑफ द प्राइमरी जो फोर्स है वो कौन सी बनती है, इलेक्ट्रिक फोर्स. अब अगर एटम का एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है प्राइमरीली, तो इसका मतलब है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज से मिलकर बना है, सो मेनी एटम से मिलकर बना है, तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस प्राइमरीली किस फोर्स की वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस करना है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that expresses the extent to which it has more or fewer electrons. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या है, प्रोटॉन्स. मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताएगी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद में कितना इम्बैलेंस है. अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी प्रोटॉन से तो उस ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे और वाइस वर्सा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्दर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसके यूनिट्स कूलॉम्स होते हैं और कूलम याद रखिएगा ये डिराइव्ड यूनिट है. ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, शायद कूलम्स को समझते हैं कि ये क्या है, एक बेस यूनिट है. याद रखिएगा कूलम बेस यूनिट नहीं है बल्कि एक डिराइव यूनिट है. अगला पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टाइप्स क्या है चार्ज की. दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड फर्दर मोर याद रखिएगा चार्ज के बारे में, इसकी क्वांटाइजेशन के बारे में कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज क्यू होगा दैट इज प्लस माइनस से मुराद चार्ज की जस्ट नेचर है, पॉजिटिव या नेगेटिव. एंड यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर, इंटीजर से मुराद 1 2 3. अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तब तो n की वैल्यू 0 होगी, चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट क्या होगा, 0 होगा. अदरवाइज n की वैल्यू क्या होगी, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो.
इसका मतलब यहाँ पे ये है E, और E यहाँ पे क्या है, E इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो कि मिनिमम चार्ज समझा जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है इट इज nth मल्टीपल ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ स्टूडेंट्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का या तो फर्स्ट मल्टीपल होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रैक्शनल मल्टीपल जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। फ्रैक्शनल मल्टीपल से मुराद क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें दैट इज 1.6 into 10 to raise पर -19 कूलम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन से डबल चार्ज है तो इसका मतलब 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3.2 into 10 to raise पर -19 कूलम। अब 1.6 into 10 to raise पर -19 कूलम और 3.2 into 10 to raise पर -19 कूलम, इनके दरमियान कोई भी वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है 1.5 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.5 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, सिचुएशन बन जाएगी 2.4 और साथ में आ जाएगा 10 to raise पर -19 कूलम। ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे जो है वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकती। ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, इलेक्ट्रॉन का जो फंडामेंटल चार्ज है उसके मल्टीपल्स की फॉर्म में, इंटेग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 into 10 to raise पर -19 कूलम, और एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी याद रखिएगा, 6.25 into 10 to raise power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 1 कूलम। अब यहीं पे अगर एमसीक्यू पूछा जाए 5 कूलम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसी इक्वेशन को दोनों साइड्स पे क्या है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 5 कूलम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। नेक्स्ट स्टूडेंट एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट एंड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया। अब यहाँ पे ये भी चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने के लिए एक मैकेनिज्म ये भी होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रब किया जाए दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नेचर का मींस अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उससे अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाए। तो एक ये मेथड है चीजों को बॉडीज को चार्ज अप करने का। दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड, उसको भी हम फर्दर ऑन डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल अगर इस एमसीक्यू पे आए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट एंड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज इट्स मास, और लिखा गया है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ रब किया जाए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो इसका मतलब ये होगा इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसने लूज कर दिए हैं और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो गए हैं दूसरी बॉडी को। जब भी ऐसा पॉसिबल है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो और इसके ऊपर नेट क्या है पॉजिटिव चार्ज आ जाए। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स कुछ जो है वो क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कुछ लूज कर देगी ये वाली ऑब्जेक्ट, ये वाली बॉडी, तो इसका मतलब होगा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसमें से कुछ मैटर जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इसका मास क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास आंसर फिर क्या आएगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मास उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जी स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, Which one is the sure test of charge present on a body? किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज का श्योर टेस्ट क्या होगा। ऑप्शन अल्फा में लिखा गया है अट्रैक्शन, बीटा में लिखा गया है रिपल्जन, चार्ली में लिखा गया है स्टूडेंट्स बोथ ए एंड बी। अब इस चीज को समझने के लिए जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, पहले थोड़ी सी सिचुएशन एक समझते हैं। लेट्स कंसीडर स्टूडेंट्स हमारे पास ये ब्लू बॉल है, इसको हमने नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के पास जब ये वाली रॉड लेके आएंगे जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है तो डेफिनेटली क्या होगा, दोनों बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। अब ये वाली बॉडी हमने पॉजिटिवली चार्ज की, इसको इसके करीब लेके आए, अट्रैक्शन हुई, तो पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये वाली बॉडी जो है जिसके पास इस रॉड को लेके आए, ये वन पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये वाकई ही नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये वाली बॉडी जो थी जिसको हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे इसके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए और ये वाली बॉडी लेट्स अज्यूम इनिशियली न्यूट्रल थी। अब न्यूट्रल होने के बावजूद जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है, वो कैसे पॉसिबल है देखिएगा जरा। होगा क्या, जब ये वाली रॉड पॉजिटिवली चार्ज इसके पास लाएंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या होगा, इसके नेगेटिव चार्जेस जो है वो रॉड की तरफ आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इस बॉडी के अंदर जो है वो अदर साइड पे जाके कंसंट्रेट हो जाएंगे। अब होगा क्या, इस बॉडी के अंदर चूंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा इस साइड पे एक्यूमुलेट हो गया, इस बॉडी और इस रॉड के दरमियान अगेन क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब हुआ अट्रैक्शन की फोर्स ने हमें धोखा दे दिया। किस तरह धोखा दिया, यहाँ पे बॉडी हमने न्यूट्रल अज्यूम की थी और इसके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए थे तभी अट्रैक्शन हो गई। यहाँ पे बॉडी नेगेटिवली चार्ज थी, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए तभी अट्रैक्शन हो गई।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर अट्रैक्शन की फोर्स दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करे तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि दोनों बॉडीज के ऊपर अपोजिट चार्ज मौजूद है। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक बॉडी इनिशियली न्यूट्रल थी, उसके पास जब चार्ज बॉडी लेके आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दोनों के अंदर जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स फाइनली जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है अट्रैक्शन जो है वो कभी भी श्योर टेस्ट नहीं बन सकता इस चीज का कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन के केस में क्या था, न्यूट्रल बॉडी के केस में भी अट्रैक्शन हो जाती है और चार्ज बॉडी के केस में। अब फाइनल सिचुएशन देख लेते हैं। यही वाली रॉड अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये बॉडी थी जिसको हम स्टडी कर रहे थे, अगर इसको इस बॉडी के करीब लेके आए और रिपल्जन की फोर्स एग्जिस्ट करे, तो जब भी दो बॉडीज के दरमियान रिपल्जन की फोर्स एग्जिस्ट करेगी, इसका डेड श्योर मतलब होगा कि दोनों बॉडीज जो है उनके ऊपर सिमिलर चार्ज मौजूद था। इसका मतलब है जब भी रिपल्जन होगी हमें श्योरिटी होगी कि क्या है, दोनों बॉडीज के ऊपर सेम चार्ज मौजूद होगा, तभी रिपल्जन पॉसिबल है। तो इसका मतलब है किसी बॉडी के चार्ज या अनचार्ज होने का अगर स्टेटस चेक करना है तो कौन सी फोर्स हमेशा डेड श्योर करेगी कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, वो फोर्स कौन सी बनेगी, दैट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो इस एमसीक्यू का आंसर फिर क्या बन गया, बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है वो फर्स्ट, दैट इज कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ जो है इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ हमें बताता है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यहां पे याद रखिएगा पॉइंट चार्जेस, और दूसरी चीज याद रखिएगा पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। अगर दो पॉइंट चार्जेस रेस्ट में हैं, उनके दरमियान जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन एग्जिस्ट करेगी उसको जो है वो हमें कूलॉम्स लॉ कैलकुलेट करना सिखाएगा, उसको क्वांटिटेटिवली मेजर करना सिखाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक फॉर्म क्या है कूलॉम्स लॉ की, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 क्या है, एक बॉडी का चार्ज, Q2 क्या है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का चार्ज, और दोनों चार्जेस को हम अज्यूम कर रहे हैं ये क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं और रेस्ट की स्टेट में है। R यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, R का स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड सारे पॉसिबल जो है वो एमसीक्यू रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स बारी बारी। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कूलॉम फोर्स जो है दो चार्जेस के दरमियान जो एग्जिस्ट कर रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब यह है कि अगर चार्जेस की प्रोडक्ट ज्यादा होगी फोर्स ज्यादा आएगी, चार्जेस की प्रोडक्ट कम होगी तो फोर्स की वैल्यू कम आएगी। फर्दर याद रखिएगा अगर इन दोनों में से किसी एक चार्ज की स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो एक चार्ज की मैग्नीट्यूड चाहे Q1 की डबल कर दें चाहे Q2 की डबल कर दें, दोनों चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, पहले से डबल हो जाएगी, बिकॉज सिंपली क्या है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन मौजूद। तो इफ ईदर चार्ज इज डबल तो F प्राइम मॉडिफाइड फोर्स क्या हो जाएगी, इनिशियल फोर्स से डबल हो जाएगी। सेकेंडली याद रखिएगा अगर बोथ चार्जेस आर डबल, इफ द बोथ चार्जेस आर डबल, अगर मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस की क्या कर दी जाए स्टूडेंट्स, डबल कर दी जाए, इस केस में क्या होगा, एक चार्ज के डबल होने से फोर्स ने डबल होना था, दूसरे चार्ज को भी जब साथ में डबल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फोर्स के ऊपर इफेक्ट क्या आ जाएगा, फोर्स जो है वो 4 टाइम्स पहले से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है F प्राइम क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स F। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान क्या है, यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर वाला रिलेशन है। ये वही इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ओबे करती है। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो है याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ से मुराद डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है फोर्स की वैल्यू। तो यहां पे याद रखिएगा अगर डिस्टेंस की वैल्यू डबल करेंगे हम तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स पहले से डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इनवर्स है रिलेशन और स्क्वायर वाला है। तो इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इफ R प्राइम इज इक्वल टू 2R तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। यहां पे और याद रखिएगा अगर डिस्टेंस की वैल्यू हाफ कर दी जाए तो अब फोर्स, डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो फोर्स जो है उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी, तो डिस्टेंस को जब हाफ करेंगे तो फोर्स क्या बन जाएगी, इट विल बी 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहां पे अगर दोनों चीजों को मॉडिफाई किया जाए, मतलब अगर डिस्टेंस की वैल्यू डबल कर दी जाए, Q1 भी डबल कर दिया जाए, Q2 भी डबल कर दिया जाए, मतलब स्टेटमेंट में आए इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल, तो अब फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा चार्जेस की मैग्नीट्यूड जब दोनों की डबल करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या बननी थी, 4 टाइम्स इंक्रीज करनी थी। एट द वेरी सेम टाइम अगर डिस्टेंस की वैल्यू डबल करेंगे तो 2 स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स फोर्स ने क्या होना था, कम हो जाना था पहले से। तो इसका मतलब यह हुआ इसकी वजह से फोर्स ने 4 टाइम्स कम होना है, इनकी वजह से फोर्स ने 4 टाइम्स इंक्रीज करना है। ऊपर नीचे क्या होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब इस केस में जो F प्राइम होगी उसकी वैल्यू इनिशियल फोर्स के बराबर ही आएगी। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा ग्राफिकली हमारे पास कुछ ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं।
अगर प्लॉट किया जाए ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, तो चूंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स स्क्वायर वाला रिलेशन है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ग्राफ क्या होगा, एक डिकेइंग कर्व होगी। ये डिकेइंग कर्व जस्ट लाइक हमारे पास जो बॉयल्स लॉ वाली कर्व डिस्कस हम करते हैं, बड़ी पॉपुलर, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये उसी के जैसी मिलती जुलती कर्व है। फर्क क्या है, ये कर्व जरा स्टीपली डिके कर रही है, शार्पली डिके कर रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि बॉयल्स लॉ के अंदर हम डिस्कस करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों की पावर्स 1-1 आती हैं। बहरहाल अगला ग्राफ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अगर फोर्स और 1/r स्क्वायर के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो चूंकि 1/r स्क्वायर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर प्लॉट किया जाएगा, इसको इमेजिन कर लें ये क्या है, A है। तो अब अगर रिलेशन देखें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर या 1/r स्क्वायर को जब हम एज अ A ट्रीट करेंगे, तो अब क्या आएगा, रिलेशन F इज प्रोपोर्शनल टू A। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ग्राफ जो है वो क्या आएगा, चूंकि डायरेक्ट रिलेशन आ गया F और A के दरमियान, डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ क्या आता है, दोनों एक्सिस के दरमियान में एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये भी यहाँ पे याद रखिएगा, अगर F वर्सेस 1/r स्क्वायर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर F वर्सेस प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, अगर इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट किया जाए, फोर्स को वर्टिकल एक्सिस पे, इनका भी रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट रिलेशन के लिए ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, दैट इज इंक्लाइंड बिटवीन टू एक्सिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा पॉइंट K यहाँ पे इस रिलेशन में क्या है, इट इज कूलॉम्स कांस्टेंट इसको बोला जाता है। दो चीजों पे डिपेंड करता है कूलॉम्स कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ फोर्स R एंड Q। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर F, R और Q अदर देन K के जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो भी यूनिट्स फॉलो करेंगे, उन यूनिट्स के ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करेगी। दूसरी चीज जिस पे K की वैल्यू डिपेंड करेगी, दैट विल बी द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। अगर चार्जेस के दरमियान वैक्यूम होगा तो K की वैल्यू स्टैंडर्ड क्या होगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर देन वैक्यूम अगर K के चार्जेस के दरमियान मीडियम होगा तो K की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे K जो है, इसकी वैक्यूम के केस में अगर वैल्यू की बात की जाए, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपने याद करनी है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये भी एक कांस्टेंट है, इसको नाम दिया जाता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, इसकी वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻12, और इसके यूनिट्स क्या है, जो यूनिट्स K के हैं उससे रेसिप्रोकल वाले यूनिट्स हैं। K के यूनिट्स में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम था, यहाँ पे आएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कूलम स्क्वायर। लास्ट पॉइंट याद रखिएगा K के बारे में, अगर मीडियम आ जाए दोनों चार्जेस के दरमियान में, दोनों चार्जेस के दरमियान को यहाँ पे दरमियान में मीडियम प्लेस कर दिया जाए, तो K की वैल्यू कैसे मॉडिफाई होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले इसकी वैल्यू थी। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, एक नया फैक्टर आएगा एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या है स्टूडेंट्स, इसको नाम दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। याद रखिएगा ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी किस चीज की है, ऑफ द मीडियम, जो दोनों चार्जेस के दरमियान सैंडविच कर रहे। अब इसको यहाँ पे फिर फर्दर लिखा जा सकता है, K मीडियम इज इक्वल्स टू K वैक्यूम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K वैक्यूम था, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R आ जाएगा। अब अगर एप्सिलॉन R की वैल्यू ट्रू हो तो इसका मतलब है K मीडियम क्या होगा, K वैक्यूम की निस्बत हाफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास K से रिलेटेड पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कूलॉम फोर्स के बारे में। कूलॉम फोर्स क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से मुराद होती है, अगर दो बॉडीज हैं, चार्ज बॉडीज, लेट से एक ये चार्ज बॉडी है, दूसरी क्या है, ये चार्ज बॉडी है। ये वाली क्लियरली क्या है, साइज में अगर देखा जाए ये बॉडी जो है वो ज्यादा है, लेट्स अज्यूम इसके ऊपर चार्ज भी क्या है, ज्यादा है, 10 कूलम है। इस बॉडी के ऊपर चार्ज जस्ट क्या है, 1 कूलम है। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कौन सी वाली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी या कौन सी बॉडी दूसरी के ऊपर कम फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने बोला था क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। जस्ट लाइक द सेम वे कूलॉम फोर्स भी क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स स्टूडेंट्स ऐसी फोर्स को बोलते हैं जो दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करे, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड दोनों के लिए क्या रहे, सेम रहे। अब इससे मुराद क्या है मेरी, इससे मेरी मुराद है कि अगर ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, हमेशा 10 न्यूटन एक्सर्ट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि ये 10 कूलम का था, ये 1 कूलम का था। एक्चुअली फोर्स जो है ना तो इसकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड सिर्फ करती है, ना इसकी मैग्नीट्यूड, फोर्स डिपेंड करती है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जब भी लेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 करें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 करें, प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब कूलॉम फोर्स क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से मुराद होता है F12, पहले चार्ज पे जो दूसरे की फोर्स लग रही है, इस वाले चार्ज के ऊपर इस चार्ज की फोर्स, इसको F12 नाम दे देते हैं। दूसरे चार्ज के ऊपर पहले की फोर्स को नाम दे देते हैं F21। दोनों जो है अगर वेक्टर फॉर्म में रिलेट करें तो एक साइड पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन शो करेगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी।
और दूसरी चीज यहां पे याद रखिएगा, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड्स की बात की जाए, दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या होंगी, सेम होंगी। ये मतलब है हमारे पास म्यूचुअल फोर्स का। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कन्वेंशंस अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कन्वेंशंस हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव लिया जाता है और रिपल्सिव फोर्स को कन्वेंशनली क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। ये भी एमसीक्यू वाइज आप पॉइंट याद करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर इसी फॉर्मूले को कुलॉम्स लॉ को क्या किया जाए, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, तो ये वाली चीज तो एज इट इज है, k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। इसके साथ सिंपली क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इस यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट फर्दर लिखा जा सकता है, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी की मैग्नीट्यूड। जब इस यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में यहाँ पे प्लेस करेंगे तो कुलॉम लॉ का फॉर्मूला जो है वो सिंप्लीफाई होके बन जाएगा k q1 q2, ये वाला r जब r स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो r क्यूब बन जाएगा और साथ में यहाँ पे r वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे r यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। तो वेक्टर फॉर्म आपने दोनों तरह से याद करनी है। कुलॉम्स लॉ की ये रिलेशन एज इट इज भी पूछा जा सकता है। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कुलॉम फोर्स के बारे में, हमारे पास अगर एक चार्ज के गिर्द दो चार्जेस पड़े हों, एक चार्ज यहाँ पे प्लेस है, इसके करीब एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, अगर तीन चार्जेस का सिस्टम आ जाए और एक चार्ज के ऊपर बाकी दो की फोर्स कैलकुलेट करनी हो, तो बड़ा सिंपल रिलेशन याद रखिएगा, नेट फोर्स या टोटल फोर्स बराबर होगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉज ऑफ एंगल थीटा। F1 और F2 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अगर इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है तो एक चार्ज ये वाला फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, एक चार्ज यहाँ पे प्लेस है अगर वो, तो ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो दोनों की फोर्सेस को अलग अलग, एक को F1 नाम दे देते हैं, दूसरी को F2 नाम दे देते हैं, वो वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन करेंगे। और थीटा यहाँ पे क्या है, इन दोनों F1 और F2 वेक्टर्स जो हैं इनके दरमियान में जो भी एंगल होगा वो प्लग इन करेंगे, तो इस चार्ज के ऊपर दोनों चार्जेस की जो टोटल फोर्स होगी वो वाली फोर्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सारी की सारी आ गई बेसिक्स अबाउट द कुलॉम्स लॉ। जी स्टूडेंट्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू कुलॉम्स लॉ। पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F इफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन R2 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स बिकम्स। अब स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि अगर मीडियम प्लेस कर दिया जाए चार्जेस के दरमियान तो K जो कूलॉम कांस्टेंट था उसकी वैल्यू मॉडिफाई होकर क्या बन गई थी, K वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। सेम चीज जो है वो फोर्स के बारे में भी याद रखिएगा, ट्रू है। मीडियम के केस में फोर्स बराबर होती है वैक्यूम वाली फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। और एप्सिलॉन R वंस अगेन याद रखिएगा क्या है, ये पैरामीटर है उस मीडियम का जो दोनों चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया गया है या इंसुलेटर मीडियम प्लेस किया गया है। इसकी वैल्यू के बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। 1 इसकी वैल्यू किसके लिए होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी फॉर वैक्यूम। अगर एयर के लिए बात की जाए स्टूडेंट्स तो 1.0006 होती है और इसको भी अप्रोक्सीमेट 1 ही लिया जाता है। अब एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम अगर आ जाए तो याद रखिएगा एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से ग्रेटर आएगी। बुक के अंदर जो है वो टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज भी मौजूद हैं, वहां से आप वैल्यूज भी याद कर सकते हैं, एप्सिलॉन R फॉर डिफरेंट मीडिया। जी स्टूडेंट्स, तो और दूसरी चीज एप्सिलॉन R के बारे में याद रखिएगा, ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इस एमसीक्यू पे वापस आते हैं। फोर्स जो है वो इनिशियली F थी, जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, इंसुलेटर प्लेस किया, जिसकी वैल्यू जिसके एप्सिलॉन R की वैल्यू 2 है, तो फोर्स की नई वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन है F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन R। F वैक्यूम की जगह पे प्लग इन कर देते हैं F और एप्सिलॉन R की जगह पे प्लग इन कर देते हैं 2। तो हमारे पास फिर आंसर क्या बन जाएगा, मीडियम प्लेस करने पे फोर्स की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर इनिशियली फोर्स 10 न्यूटन थी तो अब जो है वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 5 न्यूटन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। A charge Q1 exerts some force on charge Q2. If the third charge Q3 is brought near the force of Q1 on Q2. अब सिचुएशन क्या है, एक चार्ज है Q1, उसके पास स्टूडेंट्स क्या है, एक चार्ज Q2 पड़ा हुआ है। अब सिचुएशन इनिशियली क्या है, Q1 exerts some force on Q2। लेट्स से ये वाला Q2 था, ये Q1 था, तो Q2 जो है वो Q1 के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है। सिमिलरली Q1 भी क्या करता है, Q2 के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है। दोनों फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। अब सिचुएशन फर्दर क्या है, इफ द थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर द फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2। अगर इस दोनों चार्जेस के सिस्टम में एक तीसरा चार्ज भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो अब जो तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे, तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करने के बाद जो Q1 की फोर्स थी Q2 के ऊपर, उस फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 2 चार्जेस हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 चार्जेस हैं। कोई भी एक चार्ज जिसके ऊपर अगर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस चार्ज के ऊपर, एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी बाय एनी अदर चार्ज, उस फोर्स की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। चेंज क्या चीज होगी, जब 2 चार्जेस थे तो कुछ फोर्स एक्ट कर रही थी, जब 3 चार्जेस होंगे तो जो भी चार्ज अंडर डिस्कशन है जिसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं
उस चार्ज की टोटल फोर्स तो मॉडिफाई होगी, डेफिनेटली वो मॉडिफाई होगी, क्योंकि पहले एक फोर्स लग रही थी, अब क्या होगी, दो फोर्सेस लगेंगी। लेकिन जो पहले वाले चार्ज की वजह से ऑलरेडी फोर्स लग रही थी, याद रखिएगा उस फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब भी चार्ज 1 और चार्ज 2 का आप पेयर लेंगे और कूलम लॉ अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमेशा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर से ही फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होगी। तो याद रखिएगा दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली इंडिविजुअल फोर्स कभी भी चेंज नहीं होती जब तक कि उन चार्जेस को या उनके दरमियान डिस्टेंस को चेंज ना किया जाए। किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए अगर चार्जेस की तादाद आप जितनी मर्जी इंक्रीज कर लें, टोटल फोर्स चेंज होती है, इंडिविजुअल चार्जेस के दरमियान फोर्स चेंज नहीं होती। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज सेम, Q1 की Q2 पे फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यू है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, देन न्यू फोर्स बिकम्स। चार्जेस की मैग्नीट्यूड अगर डबल कर दी जाए तो चार्जेस की मैग्नीट्यूड डबल करने से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल किया जाए तो दोनों की मैग्नीट्यूड डबल करने से फोर्स ने क्या है, 4 टाइम्स पहले से बढ़ जाना है। अब एट द वेरी सेम टाइम अगर डिस्टेंस बिटवीन देम जो है उसकी वैल्यू क्या कर दी जाए, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस को हाफ करने से क्या होगा, अगेन फोर्स ने क्या है, 4 टाइम्स पहले से बढ़ जाना है। वजह क्या है, डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब साइमल्टेनियसली जब दोनों चीजों का इफेक्ट देखेंगे, चार्जेस की वजह से भी फोर्स 4 टाइम बढ़ रही है, डिस्टेंस के कम होने से भी फोर्स 4 टाइम बढ़ रही है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, फोर्स के ऊपर नेट इफेक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, फोर्स नेट जो है वो चेंज होगी बाय अ फैक्टर ऑफ 16। इसका मतलब है फाइनल फोर्स इनिशियल की निस्बत 16 टाइम्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक एमसीक्यूज आ गए स्टूडेंट्स रिलेटेड टू कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक